हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में और ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट करके इस लेक्चर को देख सकते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? वायरल हेपेटाइटिस या लीवर शोथ जिसे हम कह सकते हैं, वो लगभग आधा दर्जन वायरसों के कारण होता है। और ये वायरस कौन कौन से हैं? ये हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस एंड हेपेटाइटिस जी वायरस। इनके बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे अलग अलग लेक्चर्स में। आज की इस लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी लीवर या यकृत की एक मुख्य बीमारी है जिसमें सिस्टमिक इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है लीवर की, और उसका कारण होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। और इसके परिणाम स्वरूप पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हेपेटाइटिस बी वायरस है, HBV ये वायरस है और ये सबसे पहले खोजा गया था 1963 में ब्लमबर्ग के द्वारा। HBV एक जटिल 42 नैनोमीटर डबल शेल DNA वायरस है और इसे इनिशियली डेन कण या डेन पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह यकृत कोशिकाओं में या लिवर सेल्स में रिप्लिकेट होता है और उसे डैमेज करता है। हाउ इट स्प्रेड्स, कैसे फैलता है? मनुष्य ही इस संक्रमण का एक रिजर्वायर है, वहां से ये फैलना शुरू होता है। वो रिजर्वायर एक मरीज के रूप में भी हो सकता है और एक कैरियर के रूप में भी, है ना। केस या कैरियर वो हो सकता है। कैरियर आपको पता है कि वो व्यक्ति जिसमें लक्षण ना दिखते हों बट उसके अंदर वो वायरस हो, तो वो कैरियर है। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से एक ब्लड बोर्न डिजीज के रूप में काउंट किया जाता है। ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जो भी ट्रांसफ्यूजन किए जाते हैं उसमें यदि प्रॉपर सावधानी नहीं बरती जाए तो ये ट्रांसफर होता है। अगर जिसका ब्लड लिया गया है उसको हेपेटाइटिस बी है तो श्योर रिसीवर जो रिसीव करेगा, रेसिपिएंट होगा ब्लड का, उसमें जाएगा। इसके अलावा डायलिसिस के दौरान, दूषित सिरिंज या सुई का इस्तेमाल करने के, वैक्सीनेशन के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान, या एक्सीडेंटली कोई यूज्ड सिरिंज अगर चुभ जाती है, जिसे हम निडल प्रिक इंजरी बोलते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, जिसमें हेल्थ वर्कर्स भी अछूते नहीं हैं, उनके द्वारा ये हेपेटाइटिस भी फैल सकता है। इसके अलावा सर्जरी के दौरान, डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान, इम्यूनाइजेशन, गोदनी की प्रक्रिया यानी टैटूइंग के दौरान, कान छिदवाने या नाक छिदवाने के जो अनुष्ठान जो खतना होता है, और एक्यूपेंक्चर, इसके दौरान भी फैल सकता है यदि जिस इंस्ट्रूमेंट से वो प्रक्रिया की गई है वो दूषित हो, हेपेटाइटिस बी वायरस उसके ऊपर कंटामिनेटेड हो, तो ये हो सकता है। ठीक है, और ये इजीली पॉसिबल है क्योंकि यदि डिस्पोजल आइटम यूज नहीं किया गया है, प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड यूज नहीं किया गया है, तो उस पर वायरस हो सकते हैं क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक वाइड स्प्रेड डिजीज है। और यदि उस इंस्ट्रूमेंट का पहले यूज किया गया है एक कैरियर या केस रोगी के ऊपर, तो वायरस उसके ऊपर हो सकता है। और ये वायरस काफी स्ट्रॉन्ग है, 7 दिन तक लगभग ये एक सरफेस के ऊपर रह सकता है एनवायरनमेंट में, तो बहुत पॉसिबल है कि उस इंस्ट्रूमेंट पर वो वायरस अभी भी जिंदा हो, तो वहां से फैल सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के उच्च प्रसार के लिए जो कैरियर मदर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि मदर्स से जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। पॉजिटिव माताओं से जो बच्चे जन्म लेते हैं वो क्रोनिक रूप से संक्रमित होते हैं हेपेटाइटिस बी से। इसके अलावा ये यौन संचारित रोगों के समूह में भी शामिल है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हेपेटाइटिस बी होती है, ट्रांसफर हो सकती है यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो। साइन और सिम्टम्स,
साइन सिम्टम क्या होते हैं? हेपेटाइटिस बी के प्रमुख लक्षणों में पीलिया होता है, यानी आंखों में और त्वचा में पीलापन हो सकता है। इवन यूरिन भी बहुत ज्यादा पीला आता है। पेट दर्द हो सकता है, जी मचलाना और उल्टी। वैसे नॉर्मली भी यूरिन पीला हो सकता है, बट वो बहुत डार्क येलो नहीं होगा, और पानी ज्यादा पिएंगे तो वो व्हाइटिश हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बट हेपेटाइटिस बी में ज्यादा डार्क येलो होता है, और आप पानी भी पिएंगे तो भी वो येलो आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द हो सकता है, भूख में कमी हो सकती है, खाना खाने का मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान होगी, बुखार भी हो सकती है। और वैसे ज्यादातर 33% मामले एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। ठीक है, यानी वो कैरियर की कंडीशन में भी जा सकते हैं। ओके, अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? यदि ये लक्षण हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इसमें ब्लड टेस्ट। ठीक है, और ब्लड टेस्ट 3 प्रकार के हो सकते हैं। HbAg ऑस्ट्रेलियन एंटीजन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी का जो कोर एंटीजन है उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उसके एंटीबॉडी इन्वेस्टिगेट किए जाए, और हेपेटाइटिस ई एंटीजन, इसमें 3 ये प्रमुख एंटीजन हैं, तो इनका एंटीजन या एंटीबॉडी सीरम से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। यदि ये सीरम में है तो इसका मतलब हेपेटाइटिस बी है। और इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट करवा सकते हैं हम लीवर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। एक विशेष अल्ट्रासाउंड है जो लीवर में डैमेज को दिखा सकता है, किस लेवल तक का डैमेज है। और फिर लीवर बायोप्सी से लीवर की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो पता लगा सकते हैं, और जो लेवल ऑफ डैमेज है वो पता लगा सकते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस बी का जो ट्रीटमेंट है वो हम ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और कई बार प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इसलिए मेन अटेंशन दिया जाता है बचाव पर, प्रिवेंशन पर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये यहाँ पर बहुत ही मुख्य रूप से लागू होता है हेपेटाइटिस बी के लिए। फिर भी बहुत सारे ट्रीटमेंट रेमेडीज साइंटिस्ट ने बनाई हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाना एक प्रमुख ट्रीटमेंट का मेथड है। वो एक्सपोजर वाले केसेस में, यदि कोई एक्सपोजर होता है तो 12 घंटे के अंदर अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दिया जाता है, तो ये काफी हद तक एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, जो कम से कम अगर उसको पूरा वहां से डिस्ट्रॉय हमारी बॉडी से नहीं निकाल पाती हैं, तो उसकी जो डैमेज करने की क्षमता है वो कम कर देती है, वायरल लोड कम कर सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जैसे एंटिकावीर, टेनोफिविर, लेमोविडिन, एडिफोविर, टेलब्यूडिन आदि। इसके अलावा इंटरफेरोन इंजेक्शन ये भी काफी मदद करता है। ये नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो इन्फेक्शन से लड़ता है, और यहाँ पर ये आर्टिफिशियली भी दिया जा सकता है। इसके अलावा फाइनली अगर लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है तो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट। परंतु यहाँ प्रॉब्लम यही है कि डोनर नहीं मिलते हैं आसानी से। ठीक है, तो जो ऑर्गन डोनेशन है उसको भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए, और मुख्य रूप से बचाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बचाव कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा बचाव का साधन है वैक्सीनेशन। तो भारत में अभी रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी हेपेटाइटिस बी शामिल किया गया है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, तो हेपेटाइटिस बी एट बर्थ दे सकते हैं, बच्चों को देते हैं 0 डोज के रूप में, और पेंटावेलेंट के साथ 6, 10 और 14 महीनों में 3 डोज इसकी दी जाती है हेपेटाइटिस बी के प्रिवेंशन के लिए। और इवन एडल्ट डोज भी दे सकते हैं बड़े होने पर भी, यदि हाई रिस्क ग्रुप है तो। स्पेशली जो हॉस्पिटल में जो हेल्थ वर्कर काम करते हैं उनको इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो उन सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये जो वैक्सीन है ये 3 डोजेस की लगेंगी, 0, 1 और 6 मंथ के अंतराल से। तो जब भी फर्स्ट डोज लगेगी उसके 1 महीने बाद दूसरी, और 6 महीने बाद तीसरी डोज लग सकती है। और सामान्यतया इसका जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है, और 18 साल के बाद यदि लगती है तो वो 1 ml। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बहुत सावधानियां बरत सकते हैं। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं उनको बरत कर भी हम हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं।
हेपेटाइटिस बी के लिए जो सामान्य सावधानी है वो कहीं एक तो ब्लड डोनेशन से संबंधित है। सभी रक्तदाताओं की जांच होनी चाहिए हेपेटाइटिस बी वायरस की, नॉर्मली होती है सभी ब्लड बैंक में, जो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक होते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी की जांच की जाती है। यदि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होता है तो उस ब्लड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जितना स्वैच्छिक रक्तदान ज्यादा होगा उतना ही हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त उस ब्लड के होने के चांस कम होंगे, क्योंकि देखा गया है कि जो खरीदा गया ब्लड है उसमें बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होगा। ओके, इसके अलावा सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सेंसिटाइज किया जाए कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएंगे वो सब स्टेराइल हों, ये सुनिश्चित किया जाए। और या ऐसा हो कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो वो डिस्पोजल हो, अदरवाइज स्टेरलाइज हो। और केस और कैरियर जो भी हैं उनको कहा जाना चाहिए, उनको हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए कि वो कोई भी जो रेजर है, टूथब्रश है, जहां से ब्लड टच होने की संभावना है वो शेयर ना करें। और गर्भ निरोधक की, कॉन्ट्रासेप्शन की जो बाधा विधियां हैं जैसे कॉन्डम का यूज करें, उससे भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल नहीं होगा। और इन लोगों को ब्लड डोनेट भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी सिरिंज यूज की गई है त्वचा परीक्षण के दौरान या पैरेंटल इनोकुलेशन मतलब इंजेक्शन लगाने के दौरान, वेनिपेंचर के दौरान, जो भी सिरिंज हो वो या तो स्टेराइल हो या डिस्पोजल, ठीक है, सिंगल यूज होनी चाहिए। गोदने को यानी टैटू बनाने को हतोत्साहित करें, नॉर्मली नहीं बनवाना चाहिए। फिर यदि बनवाया जाता है तो जो टैटू पार्लर है उसमें सेप्सिस रोकने वाली स्टेरिलाइजेशन सिस्टम लागू होना चाहिए, हर इंस्ट्रूमेंट उनका स्टेराइल हो। और जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो यूज होने के बाद, ताकि वो एक्सीडेंटली किसी को कट ना लगे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए ये ब्लॉगर विजिट करना ना भूलें। सारे टॉपिक्स वहां आपको सर्च बटन पे लिखने के बाद आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।